नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 9 अगस्त और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। कॉलेजों में होगी रोज नशा मुक्ति की शपथ। 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा IRCTC। राहुल गांधी बोले, रील्स युवाओं के लिए नया नशा। रेलवे के डिजिटल सिस्टम की 24 घंटे निगरानी। KGMU में आग, 50 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नेपाल बॉर्डर पर अब आधार से एंट्री नहीं होगी। और यूपी समेत देश के कई राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। रेलवे के डिजिटल सिस्टम की 24 घंटे निगरानी। भारतीय रेलवे ने साइबर हमलों से बचाव के लिए गोरखपुर में नया सुरक्षा केंद्र बनाया है। इसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC नाम दिया गया है। यह केंद्र रेलवे के डिजिटल नेटवर्क पर 24 घंटे निगरानी रखेगा और साइबर हमले का समय रहते पता लगाने में मदद करेगा। इसके जरिए खतरों से निपटने के साथ रेलवे के डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा भी मजबूत की जाएगी। यह केंद्र रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय में बनाया गया है। यूपी में 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश के 330 सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। भर्ती शुरू होने से पहले समकक्ष योग्यता को लेकर बनी एक समिति अपनी रिपोर्ट देगी। पहले करीब 1150 पद खाली होने का अनुमान था, लेकिन कॉलेजों से मिले नए आंकड़ों में 2107 पद सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 44 विषयों का पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर चुका है, यानी भर्ती की तैयारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब स्कूलों में अफसर देंगे करियर की सलाह। यूपी के इंटरमीडिएट छात्रों को अब हर महीने बड़े अफसरों से करियर की सलाह मिलेगी। सरकार की योजना के तहत IAS, IPS और IFS अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे बात करेंगे। वे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, सेना और दूसरे क्षेत्रों में करियर की जानकारी देंगे। UPSC, UPPSC, UPSSSC, NDA, NEET और CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी का तरीका भी बताया जाएगा। इसका मकसद छात्रों को सही समय पर करियर का सही दिशा देना है। दिव्यांग छात्रों को हर महीने 600 रुपये मिलेंगे। यूपी सरकार गंभीर और बहुत दिव्यांग बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए हर महीने 600 रुपये देगी। यह मदद कक्षा 1 से 8 तक के 14,152 छात्रों को 10 महीने तक मिलेगी। पैसा सीधे उनके खातों में जाएगा। सरकार इस योजना पर 8,49,12,000 रुपये खर्च कर रही है। इससे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का खर्च उनके माता पिता पर कम होगा। साथ ही दिव्यांग छात्रों की स्कूलों में नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट प्रवीण में 89% से ज़्यादा छात्र पास। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत हुई राज्य स्तरीय AI परीक्षा में करीब 50,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें 89% से ज़्यादा छात्र सफल रहे। 12,500 से ज़्यादा छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए। छात्रों का औसत स्कोर 70.41% अंक रहा। पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। वहीं कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अब खास AI ट्रेनिंग दी जाएगी। 80% से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों को AI, कोडिंग और रोबोटिक्स की विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। यूपी के 54,000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक। उत्तर प्रदेश में 54,109 आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए 27 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हर केंद्र को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ बच्चों के लिए चित्र और कहानी की किताबें, स्लेट, हिंदी, अंग्रेजी, अक्षर सेट, रंगीन कागज और क्रेयॉन जैसी चीज़ें रखी जाएंगी। बच्चों के लिए आर्ट कॉर्नर भी बनाया जाएगा, जिससे क्ले आर्ट, शीट और फल, सब्जियों तथा जानवरों के मॉडल जैसी सामग्री होगी। कॉलेजों में होगी रोज नशा मुक्ति की शपथ। यूपी के सरकारी और निजी कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटी में अब नशे के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी। हर कार्य दिवस के शुरुआत 2 मिनट की नशा मुक्ति शपथ से होगी। हॉस्टल, कैंटीन और पूरे परिसर की नियमित जांच की जाएगी। ऑनलाइन डिलीवरी और कुरियर से आने वाले सामान की भी गेट पर जांच होगी। टिफिन के जरिए नशीला पदार्थ परिसर में ना पहुंचे, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। कॉलेज के 500 मीटर के दायरे पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। यूपी में 45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश। गौतम बुद्ध नगर में 8 बड़ी कंपनियां 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करेंगी। इनमें HCL, फॉक्सकॉन, एवाडा इलेक्ट्रो, एम्बर एंटरप्राइजेज और सेल्स सोलर जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस निवेश से 25,000 से ज़्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। निवेश सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और दूसरे उद्योगों में होगा। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की निवेश की
नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी से बड़ी कंपनियां राज्य में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। हज ट्रेनर के लिए 11 अगस्त से आवेदन। हज यात्रियों के ट्रेनर बनने के लिए 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन 23 अगस्त तक किए जा सकेंगे। 30 अगस्त को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू 1 से 6 सितंबर तक होगा। परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 50 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। गलत जवाब पर अंक भी काटे जाएंगे। चयनित ट्रेनरों को सितंबर के आखिरी सप्ताह में मुंबई में ट्रेनिंग दी जाएगी। 150 हज यात्रियों पर एक ट्रेनर चुना जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर गांवों से राय। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब गांव और क्षेत्र पंचायत स्तर पर लोगों की राय ली जाएगी। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों को तय प्रारूप में तैयार कर जल्द पंचायती राज निदेशालय भेजा जाएगा। यूपी सहित देश के कई राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट। 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड में कुछ जगह पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बिजली गिरने का खतरा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। गंगा के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल रह सकती हैं। अंडमान निकोबार में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी है। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यूपी से जुड़े अहम मुद्दों, विकास कार्यों और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। मुलाकात को आने वाले समय के राजनीतिक और संगठन से जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर बैठक की तस्वीरें साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। राहुल गांधी बोले, रील्स युवाओं के लिए नया नशा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं, शिक्षा, बेरोजगारी और डेटा से जुड़े मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स देखना युवाओं के लिए 21वीं सदी का नया नशा बन चुका है। उन्होंने युवाओं को देश की ताकत बताते हुए कहा कि उनमें सोचने, कुछ नया करने और आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी 17 अगस्त से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए 9 रात और 10 दिन की यात्रा शुरू करेगा। इस यात्रा में मध्य प्रदेश और गुजरात के 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। इनमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ शामिल हैं। इसके अलावा यात्री द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका, सिग्नेचर ब्रिज और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख सकेंगे। यात्रा 26 अगस्त 2026 तक चलेगी। यात्रियों के लिए किराया एक साथ देने के बजाय ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यूपी के आयुर्वेदिक कॉलेजों को मान्यता की तैयारी। उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेजों को मान्यता दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य के होम्योपैथी कॉलेजों को पहले ही भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM से मान्यता मिल चुकी है। अब आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेजों के लिए भी मान्यता लेने की प्रक्रिया चल रही है। आयुष विभाग ने NCISM की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करने का शपथ पत्र भेज दिया है। विभाग को उम्मीद है कि इसके बाद जल्द ही मान्यता का आदेश जारी हो सकता है। राज्य कोटे की आयुष सीटों पर काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। वाराणसी में बाढ़ की तैयारियों का जायजा। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के किनारे संभावित बाढ़ वाले इलाकों का जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने नमक घाट से नाव के जरिए गंगा के जलस्तर और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इसके बाद केसो घाट से सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, ढेलवरिया और सराय मोहना तक हालात देखे गए। अधिकारियों से जलस्तर, पानी के बहाव और जल भराव की स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने संभावित बाढ़ को देखते हुए नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरा में पानी भरे गड्ढे में गिरा ऑटो। आगरा के नगला बिहारी में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गहरे पानी से भरे गड्ढे में एक ऑटो गिर गया। ऑटो में 2 छात्राओं समेत 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों, पुलिस और पीएससी ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 8 महीने से यहां काम चल रहा है, लेकिन गड्ढे के चारों तरफ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। हादसे के बाद लोगों में नाराजगी है। अखिलेश यादव का सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के धंसने और जल जीवन मिशन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में एक्सप्रेसवे और दूसरी सड़कों के निर्माण में नियमों की अनदेखी हुई है। उन्होंने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को इसका उदाहरण बताते हुए कहा कि महंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद भी कई जगह धंस गया है। बीजेपी ने यूपी में नए प्रभारियों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन में नई जिम्मेदारियां तय की हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों और पार्टी के मोर्चों के प्रभारियों के नाम घोषित किए। राम प्रताप सिंह चौहान को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई। गीता शाक्य को ब्रज और शंकर लोधी को कानपुर, दिलीप पटेल को अवध और रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। अभिजात मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। मायावती का अखिलेश पर बड़ा हमला। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए जाने पर सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि सपा पहले पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा बताती थी, लेकिन अब पंडित कह रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने की वजह से सपा घबरा गई। मायावती ने सपा पर चुनावी फायदे के लिए अपनी राजनीति और बयान बदलने का भी आरोप लगाया। केजीएमयू में आग, 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गुरुवार देर रात बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। बेसमेंट से उठा धुआं पहली मंजिल के बच्चों के वार्ड तक पहुंच गया और पूरा वार्ड धुएं से भर गया। यहां भर्ती करीब 50 बच्चों को डॉक्टरों, कर्मचारियों और तीमारदारों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आईसीयू में भर्ती बच्चों को भी दूसरी जगह भेजा गया। दमकल की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद अस्पताल की फायर सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त। कुशीनगर में गंभीर मामलों में नाम सामने आने के बाद दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की गई है। इन पुलिसकर्मियों पर गांजा तस्करी, भ्रष्टाचार, एक युवती को जबरन घर से ले जाने जैसे मामले शामिल होने के आरोप हैं। एसपी केशव कुमार ने कहा कि वर्दी की आड़ में गलत काम करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा बना रहे। लखनऊ में 201 जाली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 2 लोगों को गिरफ्तार कर 500 रुपए के 201 जाली नोट बरामद किए हैं। एटीएस के मुताबिक दोनों आरोपी कासगंज के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में छपे जाली नोटों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। जांच में सामने आया कि जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा के रास्ते यूपी समेत दूसरे राज्यों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और एटीएस पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। नेपाल बॉर्डर पर अब आधार से एंट्री नहीं। लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा बॉर्डर पर भारत नेपाल आने जाने वाले लोगों के लिए नियम बदल गया है। अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वयस्क भारतीय नागरिकों को वोटर आईडी, पासपोर्ट या तय वैध दस्तावेज दिखाना होगा। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर आने जाने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। भारत और नेपाल के अलावा तीसरे देशों के नागरिकों के लिए भी अलग नियम लागू हैं। इसलिए सीमा पार करने से पहले जरूरी दस्तावेज साथ रखना होगा। क्या सिर्फ ज्यादा बारिश से आती है बाढ़? मौसम केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक बाढ़ के पीछे सिर्फ ज्यादा बारिश ही वजह नहीं होती। बदलता मानसून पैटर्न, लो प्रेशर सिस्टम और क्लाइमेट चेंज भी इसका खतरा बढ़ाते हैं। जब मानसून टर्फ उत्तर की ओर खिसकती है तो नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश होती है, जिसका असर यूपी की नदियों के जलस्तर पर पड़ता है। वहीं मध्य भारत में हुई बारिश का पानी भी नदियों के जरिए यूपी तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का असर बारिश के पैटर्न में बदलाव के रूप में दिख रहा है। अब कई बार लंबे समय तक बारिश नहीं होती और फिर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।